इकहत्तर से मुराद इनकी 71 में होने वाली जंग थी। एक मुल्क था जो कि अजीम सुपर पावर था अपने दौर का। उसका जनरल भी बहुत ही ज़्यादा जो ना वो सोफिस्टिकेटेड और अजीम जनरल था। और फ्रांसीसी फौजों के अंदर ये बात है कि ब्रिटिश आर्मी कमज़ोर है, बुज़दिल है, तो वो जाके लड़ा। उसकी सप्लाई लाइन जब काट दी गई तो वो भी हार गया, उसने भी सरेंडर कर दिया, जिसने पूरे यूरोप को फतह कर लिया था, जिसकी फौजें एक टाइम पर मॉस्को के दरवाज़ों से लेकर मिस्र के अहराम तक पहुँच चुकी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकहत्तर 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 ये एक ऐसा आम लफ्ज़ हो चुका हुआ है जिसे इंडियंस, अफगानीज और कुछ पाकिस्तान में मौजूद मखसूस तबका पाकिस्तानी अफवाज को मूव करने के लिए यूज़ करते हैं। 71 से मुराद इनकी 72 में होने वाली जंग थी, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज ने अपने सरेंडर कर दिया था अपने मुल्क को, और पाकिस्तानी फ़ौज ने 90,000 की तादाद में सरेंडर किया था। तो मैं एक कहानी सुनानी स्टार्ट करूँगा कि एक मुल्क था जो कि अजीम सुपर पावर था अपने दौर का, लेकिन उसने जंग जाके लड़ी, अपने से 4500 किलोमीटर दूर जाके जंग लड़ी और एक न्यू बॉर्न कंट्री के साथ जंग लड़ी। उसका जनरल भी बहुत ही ज़्यादा जो ना वो सोफिस्टिकेटेड और अजीम जनरल था। तो जब वो वहाँ पहुँचा तो उसकी सप्लाई लाइन को काट दिया गया और वो जंग हार गई। उसकी सप्लाई लाइन समुद्र से भी काट दी गई और ज़मीनी रास्ता भी बंद कर दिया, तो वो जंग हार गई। अब अगर मैं पूछूं कि ये किसका सिनेरियो है, तो वो लोग यही कहेंगे कि ये पाकिस्तान का सिनेरियो है बांग्लादेश में, अलबत्ता ऐसा नहीं है। मैं जनरल चार्ल्स की बात कर रहा हूँ। जनरल चार्ल्स जो कि वर्जीनिया की स्टेट में एक यॉर्कटाउन के अंदर महसूर हो गया था अमेरिकी फ़ौजों के और फ्रांसीसी फ़ौजों के अंदर। ये बात है 1781 की, और उसने अपनी फ़ौज को ज़िंदा बचाने के लिए, अपने नौजवानों को ज़िंदा सेक्रीफाइस मरने से बचाने के लिए उसने उस तकरीबन 8000 की फ़ौज के समेत जनरल वाशिंगटन के सामने, जो पहला सदर भी था, उसके सामने सरेंडर कर दिया। सो चार्ल्स जनरल को आज तक बरतानवी जो है ना वो अपना जनरल मानते हैं, और ये वही फ़ौज थी जिसने बाद में इंडिया में आके हिंदुस्तान को अपनी कॉलोनी बना लिया। तो आज तक मैं किसी ब्रिटिशर्स को ये कहते हुए नहीं सुना कि ब्रिटिश आर्मी कमज़ोर है, बुज़दिल है, और वो 13 रियासतें छोड़ के वहाँ से भाग गई थी, क्योंकि पूरी फौज ने सरेंडर कर दिया था। अलामती तौर पे तो उस 8000 ने किया था, लेकिन उसके बाद पूरी की पूरी 13,000 कॉलोनी में जितनी ब्रिटिश आर्मी थी वो सारी की सारी वो 13 कॉलोनीज को छोड़ के अमेरिकियों के सामने निकल आई थी। मैं एक और सिनेरियो पेश करना चाहूँगा। सेम एक बहुत ताकतवर मुल्क था और उसका अजीम जनरल जब वो अपनी मेन लैंड से दूर जाके 2-2,500 किलोमीटर दूर जाके लड़ा, उसकी सप्लाई लाइन जब काट दी गई तो वो भी हार गया, उसने भी सरेंडर कर दिया। अब आप हैरान होंगे कि ये कौन सा जनरल था, तो ये था यूरोप का सिकंदर आजम दोम, नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि फ्रांसीसी, उसे अपना सिकंदर आजम कहते हैं, जिसने पूरे यूरोप को फतह कर लिया था, जिसकी फौजें एक टाइम पर मॉस्को के दरवाज़ों से लेकर मिस्र के अहराम तक पहुंच चुकी हुई थी। उसके घोड़ों के सुम जो हैं वो अलेक्जेंड्रिया तक पहुंचे हुए थे मिस्र में, तो वो भी हार गया। ये मैं जंग की बात कर रहा हूँ, जंग वाटरलू की बात कर रहा हूँ, जिसमें बोनापार्ट के तकरीबन अपना 67,000 फौज लेके वहाँ पहुँचा, और मध्य मुकाबल जो ब्रिटिश जनरल था, लॉर्ड वेलिंगटन, उसके पास जो है ना उसके पास 67,000 फौज थी, और नेपोलियन बोनापार्ट के पास 73,000 फौज थी। और साथ में उसकी मदद के लिए प्रूसी फौज भी 50,000 की फौज आ रही थी जनरल मार्शल की क़यादत में, लेकिन वो प्रूसी जर्मन फौज को कहा जाता था उस दौर में, उसको प्रूसिया कहा जाता था, तो उसे प्रूसी फौज कहते हैं। तो उसका पहले इसका इरादा था कि इन दोनों फौजों से अलग अलग निपटूंगा, पहले ब्रिटिशर्स को हरा के जब तक प्रूसी फौजें पहुंचेंगी फिर उनसे मुकाबला करूंगा, लेकिन प्रूसी फौजें इसके अंदाजे से पहले पहुंच गई और उन्होंने आके सफबंदी कर ली ब्रिटिशर्स के साथ, और इसको पूरी तरह जो है ना वो शिकस्त हुई, जिसने इसके 50 से 60,000 फौजी मारे गए। ये खुद घोड़े पे बैठ के जो है ना वो फ्रांस भाग गया। 10 से 15,000 फौज ने सरेंडर कर दिया ब्रिटिशर्स के सामने और जंगी कैदी बन गई। इतने अजीम जनरल को भी सरेंडर करना पड़ गया। बाद में वो फौजें उसको पीछा करते हुए फ्रांस पहुंची, उसको कैद किया, उसके साथ मुआहदा किया, उसका जो टाइटल था किंगशिप का, एम्परर का, वो छीना और उसे सेंट हेलेना मिल गया। वहाँ वो अपने मरने तक वहीं पे रहा। तो कहने का मकसद ये है कि इतना अजीम जनरल भी सरेंडर कर गया। तो आज तक मैं किसी फ्रांसीसी को ये कहते हुए नहीं सुना कि जो हमारा बोनापार्ट था वो बुज़दिल था, हमारी आर्मी बुज़दिल थी, वो ब्रिटिशर से डर के भाग गई। अलबत्ता वो उसे अपना हीरो मानते हैं। लेकिन और उसके बाद, और मैं आपको और बड़ी बात बता दूं, जो बोनापार्ट था, नेपोलियन बोनापार्ट, वो मेनलैंड फ्रांस से भी नहीं था, वो इसकी किसी एक कॉलोनी से आया हुआ था, जनरल था जो फौजी, और फिर जनरल फिर एम्परर के मुकाम तक पहुंच गया और वो भी सरेंडर कर गया। तो उसके बाद एक और मैं आपको बताता हूँ कि जब पूरा स्पेन नेपोलियन बोनापार्ट के अंडर आ गया था, उसके कब्जे में आ गया हुआ था, तो तब एक वहाँ पे सिटी थी स्वेल सिटी, जनूबी स्पेन में सिटी थी, जहाँ पे फ्रांसीसी फौज 12,000 की तादाद में वहाँ पे फ्रांसीसी फौज मौजूद थी, और वो मौजूद थी जनरल मिचेल मोरो की क़यादत में वहाँ पे मौजूद थी 12,000 फौज, जो शहर का दिफा कर रही थी, और स्पेनिश बागियों ने उस पर हमला कर दिया। और बहुत ज़्यादा लड़ने के बाद जब उसकी भी सप्लाई चेन फ्रांस से कट गई और नेपोलियन बोनापार्ट उस तक नहीं पहुँच सका, ना सप्लाई लेके पहुँच सका, ना ये खुद पहुँच सका, तो उसने भी बागियों के सामने सरेंडर कर दिया 12,000 फौज के साथ। उसने किसी प्रॉपर आर्मी के सामने नहीं, बल्कि बागियों के सामने सरेंडर कर दिया। और उसका कहना यह था कि मैं अपने 12,000 फौजियों को यहाँ बेवजह मरवाने से बेहतर समझता हूँ कि मैं सरेंडर करके निकल जाऊँ।
बाद में किसी मुआहदे के तहत ये फौजी आज़ाद करा लिए जाएंगे और जो मुकामी आबादी है उसका भी कत्लेआम होगा अगर मैंने सरेंडर ना किया। तो उसने सरेंडर कर दिया। अजीम शान सल्तनत थी जो फ्रांस की, नेपोलियन बोनापार्ट के अंडर उस वक्त वो पीक पे था, उसने पूरे यूरोप पे कब्जा किया हुआ था, तब उसकी फौज ने सरेंडर कर दिया। एंड आई नेवर हियर फ्रॉम एनी फ्रेंच कि यार हमारे जनरल सरेंडर करके निकल आए थे, वो बुज़दिल थे। आज भी वो उनको अपना हीरो मानते हैं। ब्रिटिशर्स अपने उन दोनों जनरल्स को, चार्ल्स का और जनरल वेलिंगटन को अपना हीरो मानते हैं। और ये वही सरेंडर करना फौज थी जिसने हिंदुस्तान में भी आगे बाद में ब्रिटिशर्स की मदद की और हिंदुस्तान को 250 साल तक उन्होंने अपना गुलाम बना लिया। आई नेवर सी एनी ब्रिटिशर सेइंग दैट साडी फौज जी है ना वो डर गई, ये तो कम ने लड़ नहीं सकते बुज़दिल ने। नो, दे डिडंट से। और मैं जंग अज़ीम फर्स्ट, वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 1 दोनों की मैं बात कर देता हूँ कि उसमें जर्मनों ने सरेंडर कर दिया। और तादाद आपने देखी हो तो जाके सर्च करके खुद ही देख ले, मैं नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि वो मिलियंस में थे और दोनों दफा जर्मन ने सरेंडर किया। और आज भी जर्मन इस चीज़ पे कभी नहीं कहते अपने जो है अपने जनरल्स को और अपनी आर्मी को मोक नहीं करते कि वो बुज़दिल ने सरेंडर कर दिया। हालात और स्ट्रेटेजिक डेप्थ देख के कि क्या अलबत्ता हम बच सकते हैं या नहीं बच सकते, या एक ऐसी जंग के लिए मर जाना जो कि ऑलरेडी आप जानते हैं कि हार चुके हैं, तो उसके लिए लड़ना और उसके लिए बिला वजह मर जाना कोई फायदा की बात नहीं है। ये नेपोलियन बोनापार्ट का मशहूर ज़माना डायलॉग है, क्योंकि वो जिस जंग में हारता था वो भाग जाता था अपनी फौज को छोड़ के। और जब उसके क्रिटिक्स उस पर बात करते थे कि ये तो बिगोड़ा है, वो कहता था कि इससे बेहतर कि हारी हुई जंग में मारे जाओ, उससे बेहतर है रिट्रीव करो, भागो, सरेंडर कर दो और दोबारा जाके प्लानिंग करके फिर से हमला कर दो। वो यूरोप का सबसे बड़ा बिगोड़ा था और ये उसके अजीम अल्फाज हैं जो फ्रेंच उसको आज भी अपना जनरल मानते हैं। अब बाजे 71 कतर पे आते हैं। कतर पे आपको मैं सिनेरियो बता देता हूँ कि जो लोकल मिलिशिया थी मुक्ति बानी, उनकी तादाद पाकिस्तानी आर्मी से बहुत ज़्यादा थी। पाकिस्तानी आर्मी तकरीबन 1 लाख से नीचे थी और जो मिलिशिया थी और इंडियन आर्मी ने कब्जा हमला शुरू कर दिया, टैंक लेके इनके ऊपर चढ़ दौड़े। इनकी मुक्ति बानी और इंडियन सोल्जर की कुल मिला के जो बनती थी स्ट्रेंथ वो 3 लाख से ऊपर थी, मतलब 3 गुना ज़्यादा थे। और जो हमारी फौज थी उसका ज़मीनी और फ़ज़ाई और समुद्री रास्ता इंडिया ने बंद कर दिया था, क्योंकि चारों तरफ बांग्लादेश की इंडिया है, वो उसको चाहे तो आज भी चौक कर सकता है। लेकिन उस दौर में उसने जो किया हुआ था, सप्लाई लाइन कट गई थी, असला तो दूर की बात, खाना तक नहीं था बचा इनके पास, और असला था ही नहीं। इनके पास कोई ऑप्शन थी नहीं जनरल न्याजी के पास कि वो सरेंडर के अलावा कोई और बात सोचते। वो कैसे सोच सकते थे जब एक असले के बगैर एक जो है ना इतने बड़े मुल्क की आर्मी के साथ जो टैंक लेके आप पे चढ़ गए थे उनके साथ नहीं लड़ा जा सकता था। और लोकल लोग भी आप सपोर्ट नहीं थे कर रहे, आप डिफेंड कर रहे थे अपनी लैंड को, लेकिन जो लोकल थे मिलिशिया जो मुक्ति बानी थी वो आपके जो लॉयलिस्ट थे उनके खिलाफ भी वो लड़े हुए थे। आपके लॉयलिस्ट जो लोग थे वफादार थे वो भी बाहर नहीं आ रहे थे उनके डर से। तो इतनी बड़ी फौज जब 3 लाख की फौज जब 1 लाख की फौज पे हमला करेगी तो सरेंडर करना बनता है। तो जब जनरल न्याजी के पास 2 ऑप्शन थी, या तो बगैर असले के साथ इंडियन फौज और मुक्ति बाहिनी के साथ लड़ते और पूरी फौज 1 लाख की फौज मरवा लेते, या फिर सरेंडर करते और बाद में हुकूमत पे डाल देते कि हुकूमत डायलॉग करके इस आर्मी को छुड़वा लेते। तो वो दूसरे ऑप्शन की तरफ गए कि क्योंकि 73,000 खानदानों का बोझ उठाने से बेहतर था कि हम सरेंडर कर दें, और उन्होंने सरेंडर कर दिया 73,000 फौज के साथ। और जनरल न्याजी ने ये किया और उसके बाद आप देख लें, और उसके बाद तकरीबन 2 साल के अंदर ही हमारे भुट्टो साहब ने इंदिरा गांधी के साथ शिमला मुआहदे में सारे के सारे अपनी कैदी वापस ले लिए विदाउट एनी पेनल्टी। हमने 1 रुपया 1 इंच जमीन दिए बगैर हमने डायलॉग के जरिए टेबल पर इंडिया को हरा दिया और अपने 90 के 90,000 फौजी 2 साल के अंदर अंदर वापस ले लिए। तो और क्या था, इनको सबको मरवा देते, तो इससे बेहतर ये था कि हमने उन फौजों का आराम से वापस ले लिया। और ये वो लोग ज़्यादा क्रिटिक हैं जो जिनके दादा ने या किसी फैमिली मेंबर ने 73 में बांग्लादेश में जाकर लड़ाई नहीं लड़ी, जिन्होंने लड़ी थी, जिनके बड़ों ने, उनसे पूछो, वो बताएंगे आपको कि क्या सिनेरियो था। सिर्फ इंटरनेट पे बैठ के आर्मी के खिलाफ बोल देना इट्स नॉट अ बिग डील। सो ये वो सिनेरियो था। और जनरल न्याजी और ये जो थोड़ा सा और एक्सैजरेट करते हैं कि उनकी पैंट्स उतार दी, पैंट्स सरमनी हो गई और उसको ह्यूमिलेट किया गया और पता नहीं क्या क्या किया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑफिशियल ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। और वैसे भी जिनेवा मुआहदा, अब इन लोगों को तो पता ही नहीं होगा जिनेवा मुआहदा क्या है। मैं तो पहले कहता हूँ कि इनके पास सिर्फ फ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन आ गया, जो चाहते हैं ये बोलते रहते हैं। तो जिनेवा मुआहदे के बाद आप किसी दुश्मन आर्मी को भी ह्यूमिलेट नहीं कर सकते और उनको उनके रैंक के बराबर इज्जत देना ज़रूरी होता है। अगर वो आपसे सीनियर है तो आप उसको सर बोलोगे, सर सल्यूट भी करोगे आप उसको, अगर वो आपसे सीनियर है ओहदे में तो। लेकिन आपको तो ये चीज़ को पता नहीं। और ये सब अफवाहें हैं, उन्होंने आराम से रखा, जो मुआहदा हुआ था और कोई ह्यूमिलेशन नहीं हुई थी, और 2 साल के अंदर अंदर से हमारी सारी फौज वापस आ गई थी। तो आज जो लोग हमारे शहीदों के नीचे, पोस्ट के नीचे जाकर बकवास कर रहे होते हैं, और मैं ऐसी बातें मैंने कमेंट्स पढ़े हैं कि मैं बोल नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। एक बंदा कह रहा था कि ये डैश मर गया है और अब इसके बच्चे जो है ना वो हमारी छाती पे चढ़ के नाचेंगे, हमारे टैक्स से सारी उम्र इनको पालेंगे। खुदा के बंदे, जान से ज़्यादा क्या चीज़ है। तू आजा, तू मर जा, तेरे बच्चों को हम पाल देंगे टैक्स से, या तू तो अपने बहन भाई दे उसको मार देते हैं, तू टैक्स पे पल जाएगा। ऐसे ही नहीं होता। खुदा को यार, अल्लाह को जानते नहीं है इतनी मुल्क दुश्मनी। पहले आप कहते थे हमें जनरल से मसला है, फिर आप जनरल से नीचे रैंक पे आते गए, कर्नल और फिर लेफ्टिनेंट तक पहुंचे। अब आप पूरी आर्मी को इतनी गंदी और प्लीज बातें देते हो। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा एंड पे कि आर्मी है तो पाकिस्तान है, इस आर्मी की वजह से हम कायम हैं, नहीं तो कब के हम एक दिन सर्वाइव नहीं कर सकते इस आर्मी के बगैर, जो हमारी जियोग्राफिक लोकेशन है। आप दुश्मनों के साथ बैठ के प्रोपेगेंडा करते हो, अफगानियों के साथ, इंडियंस के साथ।
आपको कैसा लगता है वो आपके सगे होंगे? बिल्कुल भी वो नहीं पूछेंगे आपको मारने से पहले कि आप पीटीआई के सपोर्टर हो या नून लीग के सपोर्टर हो या आप आर्मी के सपोर्टर हो, वो मार देंगे आपको। सो अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता तो सर्च कर लें, पढ़ लें, और फिर भी पता नहीं चलता तो फिर चुप रहें, खामोश रहें, गालियाँ ना दें। अगर आप गालियाँ देंगे तो फिर हम भी गालियाँ देंगे, फिर आपको बहुत तकलीफ होती है जब हम आपके महात्मा को गालियाँ देते हैं। सो पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। Don't forget to subscribe, like, and follow for more videos.